नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है और इसके रिगार्डिंग बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि विमेंस के मन में रहते हैं और इसको लेने के लिए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और बहुत से ऐसे डाउट्स हैं जिसके लिए आज हम पहुंच चुके हैं केडी हॉस्पिटल में। और हमारे साथ इस इंटरेक्शन में डॉक्टर अनुप्रिया शर्मा जो कि गायनिक हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं और उनसे जानेंगे कि आपके सवालों के जवाब आज हमारे साथ अनुप्रिया जी देंगी। तो डॉक्टर, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इंटरेक्शन में आए और हमारे साथ पार्टिसिपेटिव रहे, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि ओवेरियन कैंसर के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो ओवेरियन कैंसर लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो सबसे ज्यादा इजी डेफिनेशन क्या रहेगी ओवेरियन कैंसर की? देखो, जो हमारे इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया होता है उसमें हमारा एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है और हमारी 2 ओवरीज होती हैं जिनको हम अंडादानी भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो ओवेरियन कैंसर, जो कैंसर हमारा अंडादानी से ऑरिजिनेट कर रहा है, दैट इज ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर के रिगार्डिंग जो सिम्टम्स रहेंगे, यानी कि अर्ली सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, तो अगर एक विमेन है वो इससे निकल रही है, इस फेज से निकल रही है, तो अर्ली सिम्टम्स क्या कुछ रहेंगे ओवेरियन कैंसर के, जिसके रिगार्डिंग आपको घर पर बैठकर ही भी पता चल जाएगा कि आप जो है कैंसर के पेशेंट हैं? देखो, ओवेरियन कैंसर बाकी जो हमारे जेनिटल कैंसर्स होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया या एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये इसका इंसिडेंस भी एज कम्पेयर टू दोज कैंसर्स बहुत कम होता है और ओवेरियन कैंसर को हम साइलेंट किलर की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा ओवेरियन कैंसर अर्ली स्टेजेस में होता है तो एसिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, और अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो वो बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जैसे किसी पेशेंट को होगा कि लोअर एब्डोमिनल पेन होता रहता है, डेल लेकिंग पेन होता रहेगा, या हैवीनेस लगेगी, या उनको इंडाइजेशन के सिम्टम्स होंगे, ब्लॉटिंग रहेगी, एसिडिटी रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो वो नॉन स्पेसिफिक हैं। मोस्टली पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास या ऐसे भी मेडिसिन ले लेंगे, गैस की गोली खा लें, तो इनिशियल स्टेजेस में मोस्टली क्या होता है कि ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है। और मोस्टली ये रहता है कि जब हमारे पास पेशेंट, जब हम डिजीज डिटेक्ट करते हैं, मोस्टली 80% ऑफ द पेशेंट ऑलरेडी 3rd स्टेज या 4th स्टेज में ही डिटेक्ट होते हैं। तो जितना लेट डिटेक्ट होते हैं उतना ही प्रोग्नोसिस जो है डिजीज का वो कम हो जाता है, तो वैसा रहता है। बिल्कुल, मैंने ये देखा था कि और बहुत सी स्टडीज भी आई हैं जिसमें कि हर स्टडी में ये कहा गया है कि इसके जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और मोस्टली एक पेशेंट को तब पता चलता है जब वो 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाता है। तो उसके बाद क्यूरेबिलिटी लेवल क्या रहता है कि कितने चांसेस होते हैं कि क्यूरेबल हो जाए? क्योंकि अभी तक जो स्टडीज आई हैं उसमें ये कि 62% ऐसी विमेन्स हैं जिनको 3rd या 4th स्टेज में जाकर पता चलता है, लेकिन क्यूरेबिलिटी चांसेस उसमें 25% रह जाते हैं। तो इसमें कितने फैक्ट में सच्चाई है? देखो, क्या होता है कि जैसे डिपेंड करता है हमारे स्टेजेस के ऊपर। अगर किसी की डिजीज स्टेज 1 में ही डिटेक्ट हो जाती है तो उस टाइम पे क्यूरेबल होता है, वो हम ऑपरेशन से भी ठीक हो जाता है वो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर के ऊपर और स्टेज ऑफ ट्यूमर के ऊपर। अगर वो इनिशियल स्टेजेस में एक ही ओवरी में कन्फाइंड है ट्यूमर, तो उसमें हम सर्जरी से उसको रिमूव कर देते हैं और सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फर्दर डिपेंड करता है कि स्टेज 1B में चला जाए या उसके ऊपर वाली स्टेजेस हैं वो पेल्विस से ट्यूमर एक्सटेंड होके एक्स्ट्रा, मतलब पेल्विक के बाहर एक्सटेंड हो रहा है या डिफरेंट साइड्स पे मेटास्टेसिस हो रहा है, तो उस वाले केस में हमें फिर डीबल्किंग सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें यही रहता है कि जितना भी आप ट्यूमर को रिसेक्ट कर सकते हो वो कर लो, और पोस्ट सर्जरी आप उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे रख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि स्टेजेस जैसे जैसे एडवांस होती जाएंगी तो जो हमारा 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो कम हो जाता है और प्रोग्नोसिस भी कम हो जाता है। तो क्या बॉडी टाइप डिफरेंस होने की वजह से जो ओवेरियन कैंसर है, क्या उसके भी कुछ डिफरेंस होते हैं? यानी अगर आपकी बॉडी टाइप कैसी है उसी पे डिपेंड करेगा आपका ओवेरियन कैंसर की स्टेजेस कैसे रहेगी? बॉडी टाइप नहीं बोल सकते, बट ओबेसिटी जो है दैट इज द रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन कैंसर, ठीक है। जैसे अगर ओवेरियन कैंसर बेसिकली डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। हमारे पास जैसे कुछ जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली अर्ली एज ग्रुप्स में देखे जाते हैं, जैसे 10 to 20 ईयर्स में देखे जाते हैं। कुछ हमारे जैसे एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में ज़्यादा देखे जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे हमारे पास डर्माइड हो गया, डिसजर्मिनोमास वगैरह हो गए, ये थोड़ा अर्लियर स्टेज में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एज अगर हम कंसीडर करें तो मोस्टली हमारे पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ही देखे जाएंगे, क्योंकि जो मेजर हमारा 90% ऑफ द ओवेरियन कैंसर्स होते हैं वो एपिथेलियल होते हैं, और मेनली हमारा
बाकी वाले अगर हम इंसिडेंस देखें या तो 10 to 20% है, बिकॉज एपिथेलियल कैंसर ऑलमोस्ट 90% कवर कर रहे हैं, तो वही मेजर ग्रुप बन जाता है हमारा, तो वो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में हमारे डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हो गया कि ओबेसिटी है किसी को, या अर्ली मीनार्की पीरियड्स टाइम से पहले स्टार्ट हो गए, या बहुत लेट मेनोपॉज किसी को हो रहा है, 52 के बाद हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा ये है कि अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ओवरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की, इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी पेशेंट को ओवरियन कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर पर्सनल हिस्ट्री है किसी को ब्रेस्ट कैंसर की, उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने कहा अर्ली मेनोपॉज अगर हो जाता है किसी को, तो उससे केसेस के चांसेस होते हैं कि ज्यादा ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते रिस्क बढ़ जाता हैं। लेकिन अभी जैसे लाइफस्टाइल चल रहा है, और खासकर अभी का जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, इसमें लाइफस्टाइल और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अर्ली मेनोपॉज है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है विमेन में। तो क्या ओवेरियन केसेस के जो कैंसर के केसेस हैं, क्या उसमें भी इंक्रीज हो रहा है इस वजह से? देखो ऐसे ये रिस्क फैक्टर तो है ही है, ठीक है। अब ये तो स्टडीज, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है, बट ऑब्वियसली अर्ली मेनोपॉज अगर अर्ली मेनार्की अगर किसी को हो रहा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है ही ओवेरियन कैंसर के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियल कैंसर्स के लिए भी वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो एक टर्म है ओवेरियन सिस्ट, तो क्या ओवेरियन सिस्ट लीड कर सकती है ओवेरियन कैंसर को? नहीं, ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सिस्ट के ऊपर, ठीक है। यूजली हमारे पास अगर सिंपल सिस्ट होगी तो ऐसा नहीं है कि वो मैलिग्नेंट में चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कुछ हमारी सिंपल सिस्ट होती हैं, कुछ फंक्शनल सिस्ट होती है हमारे ओवरीज की, जिसमें हमारे पास फॉलिकुलर सिस्ट आती है या कॉर्पस ल्यूटेल सिस्ट आती है। वो मोस्टली हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, और जैसे ही वो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो जाता है, वो खुद से ही रिग्रेस कर जाती हैं, ठीक है। फर्दर वो डिपेंड करता है कि कितना साइज है उनका, अगर वो 3 to 5 सेंटीमीटर है तो उनमें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली हमें पेशेंट को फॉलो पे रखना होता है, ठीक है। 5 to 7 पे भी हम पेशेंट को OCPs पे डाल सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए डाल सकते हैं 2-3 मंथ्स के लिए, फिर रिपीट अल्ट्रासाउंड करा लो 6 मंथ या 1 ईयर के बाद, ओके। और अगर साइज मोर देन 7 to 8 सेंटीमीटर है, फिर हमें उनकी इवैल्यूएशन करके उनको देखना पड़ेगा कि लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर, अभी जैसे PCOD और PCOS बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और हर एक लड़की जो है वो अर्ली स्टेज पर ही PCOS या PCOD का उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लाइफ इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल वैसा चल रहा है। तो PCOS और PCOD अगर आप टाइम पर इसको क्योर ना करें, तो क्या ये लीड करती है आपके ओवेरियन कैंसर के लिए? देखो, एक ना थ्योरी है, उसको हम बोलते हैं इंसिस्टेंट ओवुलेशन थ्योरी, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि जो हमारे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हमारी अंडा बन जाता है और ओवुलेशन होती है, तो जैसे हर साइकिल में एक एग रिलीज हो रहा है, जब वो रिलीज हो रहा है तो वो जो हमारा अंडादानी की ऊपर की परत है, एपिथेलियम जो है, उसको वो बार बार ट्रॉमा कॉज कर रहा है, ठीक है। तो हर मंथ हमारे वहाँ पे रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आगे चल के ये हमें कैंसर कॉज करे, ठीक है। अब PCOD वाले पेशेंट्स में क्या हो रहा है कि अनओवुलेशन हो रही है, वहाँ पे तो एग ही नहीं बनता और एग रप्चर ही नहीं करता, ठीक है। और ऐसे वाले जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली इनफर्टाइल होते हैं, वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको हम मल्टीपल साइकिल्स देते हैं ओवुलेशन इंडक्शन के। वो अब ऐसी स्टडीज आई हैं कि जो हम मल्टीपल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन पेशेंट का, वो रिस्क फैक्टर हो सकता है कि इसकी एसोसिएशन हो सकती है ओवेरियन कैंसर की, और ये हो सकता है कि उनको जाके इंक्रीज रिस्क पे ले आए। बिल्कुल। मैं एक और सवाल जो है वो पूछना चाहूंगी, PCOS और PCOD में डिफरेंस मेन क्या रहता है? देखो, PCOD जो है, PCOS तो एक मल्टीसिस्टमिक सिंड्रोम ही मान लो, ठीक है। ये सिर्फ ओवरीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो आपके हर एक ऑर्गन को जाके इन्वॉल्व करेगा लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, आपका हार्मोनल सिस्टम, कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर है ना। जो PCOS है, दैट इज़ की ओवरीज में आपकी मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। जैसे पेरिफ्री में अरेंज रहेंगी, मल्टीपल सिस्ट होंगी, ओवरीज आपके एनलार्ज रहेंगी, आपका ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दैट इज PCOS। मतलब सिंड्रोम होगा जब आपको पूरा मल्टीपल सिस्टम्स को जो इन्वॉल्व कर रहा है। तो ज़्यादा क्योरेबल क्या रहता है? ज़्यादा अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ड्यूरेशन किसकी कम रहती है, कि जो जल्दी क्योरेबल हो जाता है और जिसमें ज़्यादा टाइम पीरियड रहता है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, किस चीज़ के रिगार्डिंग? PCOS और PCOD में अगर दोनों की हम लोग ड्यूरेशन के, ये कोई डिफरेंट डिजीजेस नहीं है, मतलब ये एक ही चीज़ है, बट स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है। और पीसीओडी जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें मेडिसिन से कुछ नहीं होना है। मेडिसिन से ये है कि डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर कोई किसी का मेन प्रॉब्लम है कि मुझे साइकिल्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो हम मेडिसिन से उनके साइकिल्स रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई इनफर्टाइल है तो उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन या आईवीएफ वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। बट पीसीओडी जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। तो मेन ट्रीटमेंट जो है इसमें वही रहता है, एक्सरसाइज हो गया, डाइट कंट्रोल हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए। बिल्कुल। एक मिथ्स और फैक्ट्स की बात करेंगे कि जब भी हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा लिखा होता है, कुछ ऐसे हैं कि एडवर्टीजमेंट्स में भी ये बताया जाता है कि अगर आप प्लास्टिक वाले सैनिटरी नैपकिन्स यूज कर रहे हैं तो आपको उससे ओवेरियन कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रिलेशन है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो क्या अगर हम लोग मेंसेस में यूज कर रहे हैं ये सैनिटरी नैपकिन्स जो कि प्लास्टिक मेड है, या फिर हम लोग क्लोथ्स यूज कर रहे हैं, तो क्या उससे ज्यादा खतरा रहता है ओवेरियन कैंसर का? देखो, अगर हम कोई इंसान अगर क्लॉथ्स यूज कर रहा है या टेम्पून्स यूज कर रहा है और अगर वो भूल जा रहा है, वो रिमूव करना, मतलब भूल जाता है रिमूव करना, तो उससे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी स्टडी हुई है या ऐसा कोई कोरिलेशन है कि ऐसी क्लॉथ्स यूज करने से आपको ओवेरियन कैंसर रिस्क बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग एक और चीज़ जो रहेगी वो ये रहेगी कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आपको इस चीज़ से पीसीओएस या पीसीओडी से बचना है। तो डाइट कैसी होनी चाहिए, और खासकर लाइफस्टाइल की बात करें तो अभी जैसे लाइफस्टाइल है उसमें चेंज लाने की क्या ज़रूरत है? देखो, एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एवरी डे 30-45 मिनट्स की एक्सरसाइज तो इंक्लूड करनी ही है, ठीक है। डाइट का ये कि हेल्दी डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आजकल जो जंक फूड है वो तो अवॉइड करना है, फ्रूट इनटेक इंक्रीज करो, फाइबर इनटेक इंक्रीज करो, प्रोटीन इनटेक इंक्रीज करो, यही है। तो ओवेरियन कैंसर के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको किस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उनके लिए क्या कुछ आप सजेशंस देना चाहेंगे कि उनको प्रिकॉशंस फर्दर ऑन लेनी है ताकि वो ज़्यादा जल्दी क्योरेबल हो जाए, और खासकर जो लोग 3rd या 4th स्टेज में जिनको डिटेक्ट होता है ये कैंसर, तो उस पर क्या कुछ प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने की ज़रूरत है? देखो, ओवेरियन कैंसर का मेन ये है क्योंकि सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और अगर किसी पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, एसिडिटी बार बार हो रही है, एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है, जो आप पीपीआईज लेते हो दवाइयाँ, उनसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन वाले पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाके अपनी इवैल्यूएशन करा लेनी चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये है। और सेकेंडली ये कि आजकल रिसेंट अभी कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है हमारे जिससे हम ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कर सकें। जैसे हमारे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट रहता है, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए हमारे पास बायोप्सी रहती है, वैसे अभी रिकमेंडेड नहीं है कि आप जनरल पॉपुलेशन को कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करके डिटेक्ट करो अर्ली कैंसर, ठीक है। बट जिन पेशेंट्स की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर्स की, उनमें हम पेशेंट को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमारा एक ना हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर्स होते हैं, जितने भी ओवेरियन कैंसर्स हैं ऑलमोस्ट 10 to 15% हमारे हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं। जैसे किसी की पर्सनल फैमिली हिस्ट्री की मम्मा को कैंसर था या नानी को कैंसर था ना, तो उसमें आपको भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो वाले जो हेरिडिटरी कैंसर उनमें देखा गया कि अगर नॉर्मल जर्नल एज हमारी 50 या 60 ईयर्स पे किसी को कैंसर हो रहा है, वो 10 ईयर्स पहले ही उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे, कैंसर उसमें 10 ईयर्स पहले डेवलप हो जाएगा। जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, और जो और एसोसिएटेड हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे किसी की, मैंने आपको बताया, एज ज़्यादा है या मिनार्की हो गया, अर्ली मिनार्की, पोस्ट मेनोपॉजल, ओबीज है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री, ये सारे जो हाई रिस्क ग्रुप्स आते हैं उनमें रिकमेंडेड है कि जेनेटिक काउंसलिंग के लिए चले जाओ। और उनमें अगर रिस्क आता है कि 10% से ज़्यादा रिस्क है कैंसर होने का, तो वो फिर हम फर्दर जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं देखने के लिए कि कोई जीन्स में म्यूटेशंस तो नहीं है, ठीक है। हमारे पास BRCA1 एक जीन होता है, ठीक है, वो BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन जिन पेशेंट्स में होती है वो एक इंक्रीज रिस्क में चले जाते हैं ओवेरियन कैंसर होने के। और जिन पेशेंट्स में वो म्यूटेशन पॉजिटिव आती हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाली एज ग्रुप में मेजर कंसर्न हमारा रहता है कि हमें फर्टिलिटी बेबीज करने होते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को फर्टिलिटी, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, फर्टिलिटी इशूज उसको चाहिए फर्दर के नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी को अपना यूट्रस प्रिजर्व करके रखना होता है तो उसमें हम यही करते हैं कि उनको बोलते हैं आप अर्ली फैमिली कंप्लीट कर लो। मीनवाइल उनको हम OCPs पे रख सकते हैं जितनी देर वो चाहें, और जैसे ही उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोफिलेक्टिकली उनका जो ट्यूब होती है, ट्यूब और ओवरीज हम निकाल देते हैं, ठीक है। बाय 35 ईयर्स ऑफ एज और बाय 40 ईयर्स ऑफ एज उनको ये सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है ऑलमोस्ट 96% से वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में वो हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क
भी 50 to 80% डिक्रीज़ कर देगा, तो वो हमें उससे प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। और हमारे इसमें बेसिकली हेरिडिटरी कैंसर्स भी 2 तरह की फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक तो होता है हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास इंक्रीज रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर का भी होने का और ओवेरियन कैंसर होने का भी, ठीक है। ये मेनली हमारा BRCA1 BRCA2 जीन्स होती है, उनकी म्यूटेशंस की वजह से होता है, ठीक है। इसीलिए हम हाई रिस्क ग्रुप्स में इनकी टेस्टिंग रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास एक सिंड्रोम रहता है जिसको हम बोलते हैं HNPCC सिंड्रोम, ठीक है, हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम होता है। इसमें पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब बच्चादानी का कैंसर होने का रिस्क रहता है, और कोलन जो हमारे इंटेस्टाइन कोलन होता है उसका कैंसर होने का रिस्क रहता है, और हमारा ब्रेस्ट कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। तो इन वाले पेशेंट्स में ये रहता है कि जैसे ही उनकी फैमिली कंप्लीट हुई है तो हम प्रोफिलेक्टिकली रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम यूट्रस भी रिमूव कर देते हैं, वो मैंडेटरी होता है इनमें निकालना, और हम ओवरीज और दोनों साइड के ट्यूब्स को निकाल देते हैं, ठीक है। इससे इनका जो कैंसर होने का रिस्क है फ्यूचर में वो कम हो जाएगा, ठीक है। बट जनरल पॉपुलेशन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, और वही है कि जब भी आपको लगे कि मुझे कोई सिम्टम हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको अर्ली स्टेज पर ही जो है ये ओवेरियन कैंसर हो जाता है, या अगर बिफोर मैरिज बात करें या उससे पहले हो जाता है, तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस या किस तरीके से ट्रीटमेंट रहता है? तो क्योंकि जैसे अगर फैमिली को आगे बढ़ाना है, प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव करना है बेबी, तो उसके लिए ये इशू क्रिएट करता है बाद में। वही मैं कह रही हूँ ना कि जो हमारा ओवेरियन कैंसर है वो डिफरेंट टाइप के ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। कुछ हमारे पास एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स होते हैं, कुछ हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, कुछ हमारे सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर्स होते हैं। मतलब आप ये मान लो कि जो जैसे आप बात कर रहे हो कि 10 to 20 ईयर्स या जो ये थोड़ा अर्ली स्टेज उसमें मोस्टली जर्म सेल ट्यूमर्स जैसे आते हैं, ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा, उनका अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है, क्योंकि वो हमारा कीमो सेंसिटिव होते हैं। मतलब जब हम कीमोथेरेपी से जो मेडिसिन जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उसके लिए वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये वाले कैंसर्स यूनिलेटरल होते हैं, टाइप मीन्स कि एक ही साइड के अंडादानी को इन्वॉल्व करते हैं, तो दूसरी साइड की अंडादानी हमारी नॉर्मल बचती है, ठीक है। तो इसमें अगर फर्टिलिटी इशूज़ हमें रहते तो हमारा मेन एम यही रहता है कि अगर हमें सर्जरी भी करनी है तो जितना हो सके हम नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू को प्रिजर्व करें, ठीक है। और अगर कभी तभी हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी करनी होती है हमें उसमें, ठीक है। और अगर मान लो कभी दोनों साइड्स के ओवरीज इन्वॉल्व हैं तो कोशिश करते हैं कि एक साइड पे हम जितना टिश्यू बचा सकें बचाएं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ओवरीज ही निकाल देंगे तो फ्यूचर में तो उनको फिर IVF से ही ट्रीटमेंट अपना बेबीज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक एग्स ही नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो एक्सपेंस कितना रहता है इसमें पूरा, अगर ट्रीटमेंट करना हो लाइक ओवेरियन कैंसर का और आप अर्ली स्टेज पे हो या फिर लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट होता है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर एक्सपेंस हो वो कितना रहता है? क्योंकि ये बहुत ऐसा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि व्यूअर्स पूछते हैं कि कितना एक्सपेंस प्रॉपर रहेगा इसको लेकर। देखो ये तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्जरी के ऊपर, ठीक है, और कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जो अर्ली स्टेजेस की हमारी सर्जरीज होती हैं वो उसमें सिंपल, जैसे अगर मान लो स्टेज 1 नहीं है तो उसमें हम सिंपली यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा और एडवांस स्टेज है, स्टेज 1B-C है, तो उस वाले केस में हमें थोड़ा स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी पड़ती है। फिर और एडवांस स्टेज आती है, फिर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी पड़ती है। तो टाइप ऑफ कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली कीमोथेरेपी तो इसकी ड्रग्स ही इतनी कॉस्टली आती हैं। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है कितना प्राइस बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्जरी भी 60-70,000 तो सर्जरी का ही होगा, और डिपेंडिंग ऑन फर्दर की कीमोथेरेपी पे कितना रिक्वायर्ड है तो उसके बेसिस पे वही है। तो जैसे आप पेशेंट्स के साथ रोज डील करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जो आप जितने पेशेंट्स के साथ डील करते हैं उनकी एज ग्रुप क्या रहती है? जो जिनको कैंसर्स होते हैं मोस्टली वो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में रहते हैं। अर्ली साइंस जो है वो नहीं आते, अर्ली स्टेज पे नहीं है। लेकिन देखो वही कि इसमें ओवेरियन कैंसर में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, वो आपके GI, अगर मान लो आपको किसी का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है उसमें भी वैसे ही सिम्टम्स होंगे, ठीक है। और बहुत एडवांस स्टेज में अगर कोई पेशेंट पहुंच जाता है जिसका ऐसा है कि लंप हमें पर एब्डोमिनली वो खुद फील करना स्टार्ट कर देता है, कि वो बोलेगा कि हाँ मुझे नीचे वाले पेट में कोई सोजिश है, मास है, ठीक है। तो लेट वाली स्टेजेस में मोस्टली वैसे वाले पेशेंट्स आते हैं। तो इसके टेस्ट क्या रहते हैं कि अगर आपको इसके लिए आगे पूरी मेडिकेशंस लेनी है तो टेस्ट क्या कुछ रहते हैं इसके? देखो जब हमारे पास पेशेंट आता है और हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोई पेल्विक मास है, ठीक है, तो पहले तो जैसा बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन CBC हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs RFTs हो गई, वो तो अलग चीज़ हो गई। बट हम फिर उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन तो अल्ट्रासाउंड ही रहती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से हमें साइट का पता चल जाएगा, ठीक है, साइज़ का पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है। और हमें अगर हम डॉपलर
अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उस पर हमें ये भी पता चल जाता है कि नेचर ऑफ ट्यूमर कैसा है, कि बेसिकली कोई भी अगर ओवरीज में कोई भी ग्रोथ हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेलिग्नेंसी ही होगी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह की सिंपल सिस्ट भी हो सकती हैं, अदर फॉलिकुलर सिस्ट भी हो सकती हैं, या कोई बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है जो लोकली कन्फाइंड रहेगा वहीं पे, वो स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है, या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है जो ग्रो करके बाद में डिस्टेंट साइट्स पे जाके स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। तो जब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें कुछ फीचर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे मोस्टली जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, ठीक है, वो इरेगुलर होंगे, देखने से लगेगा कि स्मूथ नहीं है, और उनके अंदर वो छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट होंगी, मल्टीलॉकुलर सिस्ट होंगी, ठीक है, और उनके जो सेप्टाज हैं वो मोटे रहेंगे, ब्लड जो सप्लाई है उनको वो ज़्यादा रहेगी, वस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें डॉपलर के ऊपर ऐसे सिम्टम्स साइंस दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि पेशेंट को मेलिग्नेंट ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर हमें सस्पेक्ट करें कि यस पेशेंट को मेलिग्नेंसी हो सकती है, फर्दर हम पेशेंट को CT और MRI एडवाइस कर सकते हैं देखने के लिए कि कहीं लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व तो नहीं हुई है, या फिर और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रखी है, ठीक है, नेचर कैसा है ट्यूमर का, उसके लिए ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि इस पे कीमो भी करवाना पड़ता है, तो क्या कीमो के सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं जैसे बाकी कैंसर्स में रहते हैं, कि या इसमें कुछ और सिम्टम्स हमें कीमो के देखने को मिलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो कीमो के रहते हैं? तो जैसे अब टेस्ट की बात करें और स्टेजेस की बात करें, तो ट्यूमर्स की कितने स्टेजेस जो हैं वो बेसिकली ओवेरियन कैंसर में रहते हैं? देखो हमारे फीगो के अकॉर्डिंगली ना 4 स्टेजेस हैं ट्यूमर के। तो इसमें क्या रहता है, हमारा स्टेज 1 रहता है, स्टेज 2 रहता है, स्टेज 3, स्टेज 4 रहता है, ठीक है। तो स्टेज 1 में हमारा जो ट्यूमर होता है वो ओवरीज में ही कन्फाइंड रहता है, ठीक है। फर्दर इसकी सब डिवीजन होती है कि स्टेज 1A, 1B, 1C, वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर एक ओवरीज को इन्वॉल्व कर रहा है कि दोनों ओवरीज को नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में रहता है कि हमारा जो ट्यूमर है या तो एक ओवरी को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर दोनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन वो पेल्विस के अंदर ही रहता है, ठीक है, मतलब वो यूट्रस की तरफ सेपरेट करेगा या ट्यूब्स को इन्वॉल्व करेगा, पेल्विस के अंदर ही सेपरेट करता है, ठीक है। स्टेज 3 में रहता है कि पेल्विस से निकल के वो एक्स्ट्रा पेल्विक ऑर्गन्स में जा रहा है, ठीक है, जैसे पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे एसाइटस हो गया या पेरिटोनियल डिपॉजिट्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेज 4 में आए कि जो बाकी ऑर्गन है, लंग्स, लीवर, स्प्लीन वगैरह, डिस्टेंट मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत कम रहती है विमेंस में ना, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको अर्ली साइंस इसके समझ आ जाए या अर्ली सिम्टम्स समझ आ जाए। तो एक लास्ट मैसेज उन विमेंस के लिए, ये जो अगर उनको कैंसर पेशेंट्स हैं, वो ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स हैं, या उन्हें कुछ अर्ली सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी फीमेल जिनको जो मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज है, या जिनको बहुत ज़्यादा सी एसिडिटी रहती है, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस रहती है, पेन रहता है, डल एकिंग पेन, अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करके आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है, क्योंकि जब आप कंसल्ट करोगे तभी पता चलेगा कि कोई मास या कोई सिस्ट या कुछ है तो नहीं है एबनॉर्मलिटी जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अर्ली डिटेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिजीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगी तो प्रोग्नोसिस जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अर्ली स्टेजेस क्यूरेबल भी रहती है। लेटर स्टेजेस में प्रोग्नोसिस कम रहता है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी कम हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस थे जो कि हमारे व्यूअर्स के भी थे, उसके रिगार्डिंग भी आपने उनकी क्वायरीज को दूर किया, और थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन। और आज हमने कोशिश की कि वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे पर आपके जितने भी डाउट्स हैं कैंसर के रिगार्डिंग वो दूर कर सकें, जितनी भी आपकी खासकर विमेन की बहुत से क्वेश्चंस थे PCOS के, PCOD के, उससे भी हमने कोशिश की कि वो भी आपके क्लियर करें। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।